अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सबसे डरावनी और सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। दोस्तों, कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, पर ये जो देने वाला है वह अल्लाह की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको पता है कि अगर कोई भूत भी अति प्रसन्न हो जाए तो वह भी मालदार बना सकता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे भूत की जिसने घूम घूम कर मूंगफली और गुड़धनिया खाने की वस्तु बेचने वाले पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे मालदार बना दिया। आखिर क्यों और कैसे? आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि इन रहस्यों पर से पर्दा उठ सके। हाँ, एक बात और, इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यह कहानी भी मैं अपने गांव काजीचक में सुनी थी। और सच में जनता की मानो तो इस घटना को घटे लगभग 70-80 साल हो गए हैं। पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे, आज भी आते हैं पर कम मात्रा में। कोई छोटी मोटी खाने की चीजें बेचता था तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला आदि। ये लोग एक टोकरी में इन सामानों को रखकर गांव गांव घूम कर बेचते थे। आज तो जमाना बदल गया है और गांव में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं। और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ, आइसक्रीम आदि लेकर। हाँ, तो यह कहानी एक ऐसे ही बनिए की है जो गांव गांव घूमकर मूंगफली, गुड़धनिया, मसाला पट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर सूनी पगडंडियों, बड़े बड़े बागीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। चंद्रशेखर रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़धनिया आदि अपनी टोकरी में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़धनिया बेचते हुए वह तिझरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी टोकरी उठाए चलता, बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते हुए या चिल्लाते थे कि मसल पट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया। और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलिया में धान, गेहूं आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़धनिया आदि खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है कि गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय चंद्रशेखर अपने सर पर टोकरी उठाए हमारे गांव से पास के गांव में खेतों से होकर चला। कहीं कहीं तो इन खेतों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने के ही खेत रहते थे और अकेले इन खेतों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमजोर दिल आदमी तो अकेले या खरखर दोपहरिया या शाम को इन खेतों से गुजरना क्या, उधर जाने की सोचकर ही दिन में तारे गिनवा देता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर है और बीच में एक बड़ी बारी, बागीचा, इसे हम लोग आज भी बड़की बारी के नाम से पुकारते हैं। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बागीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। चंद्रशेखर इस बागीचे में पहुंचकर अपनी टोकरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचने लगा, थोड़ा सुस्ताने के बाद आगे बढ़ता हूँ। वह वही एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बना लिया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। दोस्तों, उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि बागीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डलिया आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डलियों के टकराने वाली दिशा में देखा। अरे हाँ,
वह जहाँ सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर दो पेड़ की डालियां बहुत तेजी से नीचे ऊपर हो रही थीं और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज भी होती थी। अगर कमजोर दिल आदमी अकेले में यह देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए। और चंद्रशेखर को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद ले रहा था, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तेज बह रही थी। चंद्रशेखर के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बागीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगा तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेतों से पड़ा है, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। चंद्रशेखर ने लेटे ही लेटे अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशाल प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत तेज से चरमर की आवाज करते हुए नीचे ऊपर हो रही है। चंद्रशेखर को और बेचैनी हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। दोस्तों, चंद्रशेखर को लगा कि अभी तो यह प्रेत अकेले था, अब यह दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा तो यह बात है, अब चंद्रशेखर को सब समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और उसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ रहा था। दोस्तों, अब तो चंद्रशेखर को और मजा आने लगा, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और चंद्रशेखर के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत, चुड़ैलों आदि से पड़ा था, उनमें काफी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे थे, काफी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। चंद्रशेखर को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे और उसकी आंख भी एक ही थी, और वह भी मुंह के नीचे। चंद्रशेखर अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थी और उस बागीचे में बवंडर उड़ गया था। अंत में चंद्रशेखर ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया और बेतहाशा उसे मारे जा रहा था। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहां वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब चंद्रशेखर भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। चंद्रशेखर ने ज्यों ही अपनी टोकरी उठाना चाहा, वह उठ ही नहीं रहा था। चंद्रशेखर को लगा कि अचानक यह टोकरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर दोबारा, पर टोकरी उठ ही नहीं रही थी। वह पसीने से पूरा नहा चुका था और किसी भयानक आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन ऊपर वाले का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ ही नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बागीचे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा है। चंद्रशेखर को कुछ दिख नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां
चरमर कर रही थी। अब चंद्रशेखर ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन में सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, पर वह यहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उस अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज थम गई। अब चंद्रशेखर थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? कौन है? जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता? अब सब कुछ अस्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत, शायद या वही था जो दूसरे भूत को मार रहा था, चंद्रशेखर के पास प्रकट हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। चंद्रशेखर ने थूक घोट कर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं इसलिए। वह विकराल भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हश्र करूँगा जो उस कलमुनिया भूत का किया। अब चंद्रशेखर का डर थोड़ा कम हुआ और वह उस भूत से पूछ बैठा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने? वह विकराल भूत हंसा और कहने लगा, वह कलमुनिया काफी दिनों से इस ललमुनिया को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, पर समझा ही नहीं। हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने और दौड़ा दौड़ा कर मारा। चंद्रशेखर ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ। उस विकराल भूत ने कहा। चंद्रशेखर ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़धनिया खाते ही वह भूत चंद्रशेखर से विनती भाव में बोला, थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है। मैं भी बचपन में बहुत गुड़धनिया खाता था। चंद्रशेखर ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। चंद्रशेखर को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है। अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देते हैं। अब चंद्रशेखर ने टोकरी में से थोड़ा और गुड़धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो टोकरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे आओ। अब तो चंद्रशेखर एकदम निडर होकर अपनी टोकरी को उठाया और उस भूत के पीछे चला गया। वह भूत चंद्रशेखर को लेकर उस बागीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा, या उस बागीचे का एकदम उत्तरी छोर था। उस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में मूंज आदि और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा प्लास का पेड़ था। उस विकराल भूत ने चंद्रशेखर से कहा कि इस प्लास के पेड़ के नीचे खोदो। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है ही नहीं, तुम ही खोदो। चंद्रशेखर की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नाखून खुरपों की तरह बड़े हो गए और इन्हीं नाखूनों से वह उस प्लास के पेड़ के नीचे लगा खोदने। दोस्तों, खोदने का काम जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही चंद्रशेखर ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से जैसे ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बटुले में पुरानी चांदी के सिक्के थे। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपनी टोकरी में का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर चंद्रशेखर ने उस बटुले का सारा माल अपनी टोकरी में रखा और उसे ढककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचकर एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा
कि चंद्रशेखर की लॉटरी लग गई। उसने अपने मड़ई के स्थान पर लिंटर बनवाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाला भूत जी जब भी देते हैं, देते छप्पड़ फाड़ के। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।